तो सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये आसान चैप्टर है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, मेटल नॉन मेटल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारे बच्चों का फोकस 1 घंटे के लिए यहाँ पे चाहिए और 1 घंटे के बाद आप अपना अपना कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मेटल और नॉन मेटल ये जो दोनों ही है ना, अगर देखा जाए तो ये दोनों ही होते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट मैटर का क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखा जाए तो ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही हैं एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने 9th क्लास में मैटर को क्लासिफाई किया था। मैटर का कैसे कैसे हम लोग ने क्लासिफिकेशंस किया था, तो कहा कि मैटर को क्लासिफाई करने का 2 पैरामीटर है। एक पैरामीटर है स्टेट और दूसरा पैरामीटर है फिजिकल कंपोजिशन। तो फिजिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे अगर मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते करना चाहो, मैटर का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो सारी वस्तु जो क्या करे, एक स्थान घेरे और जिसमें कुछ मास होगा, उन सारे वस्तु को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। मैटर कैन बी एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड विच हैज सम मास। ठीक है, सो वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट मैटर है जो कोई ना कोई स्थान घेरे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे टेबल है, चेयर है, ये डेस्क है, ये हमारा इंटरेक्टिव पैनल है, इवन पेन भी जो है, ये किस कैटेगरी में आएगा, मैटर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो मैटर के अगर केमिकल कंपोजिशंस को अगर हम लोग समझें, तो केमिकल कंपोजिशंस के बिहाफ पे मैटर को 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सारा का कुछ चल रहा है। ठीक है, गई है कहीं। तो मैटर को आप क्या कर सकते हैं, 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर का एक कैटेगरी क्या होगा, प्योर होगा, और दूसरा क्या होगा, मिक्सचर होगा। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो इस 2 क्लास में आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो भी सराउंडिंग में मैटर आपको दिख रहा है, या तो वो प्योर है या वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, जैसे मिल्क क्या है, मिक्सचर है, एयर क्या है, मिक्सचर है, बट वहीं आयरन का एक पीस है, वो प्योर है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं, वो प्योर है, कॉपर सल्फेट प्योर है, वाटर प्योर है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है या तो मिक्सचर है या प्योर है। प्योर मैटर्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो किस किस कैटेगरी में कर दिया, एलिमेंट्स के कैटेगरी में किया, और किस कैटेगरी में किया, कंपाउंड के कैटेगरी में किया। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दो। ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, समझना चाहोगे एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज ही याद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज कर सकते हो बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मैटर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, प्योर एंड मिक्सचर, एंड प्योर मैटर को वी कैन क्लासिफाई एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स हमारा मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट्स के कैटेगरी में क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, ठीक है, जिंक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमने मेटल के कैटेगरी में लिए हैं, और ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तो प्योर है। क्यों प्योर है, तो अगर पार्टिकल लेवल के पे इसको एनालाइज करो, तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, एक जैसी होगी। इस कारण से एलिमेंट्स को हम लोग प्योर कैटेगरी में रखते हैं। कंपाउंड में भी कुछ ऐसा ही पाया गया है। कंपाउंड के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड के एक जैसे ही होते हैं, और इस कारण से कंपाउंड को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। ठीक है, बट ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने कैटेगरी में, तो 3 कैटेगरी में, और जिनके 2 के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक कैटेगरी हमारी क्या होगी, मेटल की होगी, दूसरी कैटेगरी क्या है, नॉन मेटल की है, और तीसरी कैटेगरी हमारी मेटलॉइड्स की है, मेटलॉइड्स की। ठीक है,
जिसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, बाद में हमें स्टडी करना है, और मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमें अभी स्टडी करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मेटल और नॉन मेटल क्या है? दोनों ही हमारे एलिमेंट्स हैं और दोनों ही प्योर मैटर्स हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स को हमने मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। जब भी हम लोग एलिमेंट का कैटेगराइजेशन करते हैं तो इस कैटेगराइजेशन में दो पैरामीटर हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, सो एलिमेंट्स कैन बी classified as metal and non-metal on the basis of their properties. Example of some metal: iron, aluminium, silver, copper. Example of some non-metals are hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen. तो कुछ मेटल्स के हमने एग्जाम्पल लिए, कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल लिए। पहले हम लोग मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं और ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों ही की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, अलग अलग प्रॉपर्टी लिखी है और इसको कंपेरेटिव स्टडी किया है, मेटल की वो प्रॉपर्टी कैसी है और नॉन मेटल की कैसी है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे हम लोग किस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन। ठीक है ना, और हर एक मेटल में अपना एक पिक्यूलियर लस्टर होता है, पिक्यूलियर साइन होता है। जैसे कि गोल्ड हमारा क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, वहीं आपका कॉपर का एक अपना कलर है, ठीक है, ब्राउन कलर का है। ठीक है, सिल्वर का अपना एक कलर है। बेसिकली हर एक मेटल हमारा क्या है, साइनी नेचर का होता है। मेटल्स हैव साइनी सरफेस जनरली। ठीक है, बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव साइनी सरफेस। बट नॉन मेटल्स के सरफेस क्या होती है, साइनी नहीं होती है। कैसी होती है, डल होती है, जैसे कि कार्बन। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक्सेप्शंस भी है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है, नॉन मेटल है बट कैसा है, उसकी एक पिक्यूलियर साइन है। ठीक है, तो आयोडीन यहाँ पे एक्सेप्शंस है। अब आपको 10th क्लास में एक्सेप्शंस को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 8th में भी आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में स्टडी किया था और वहां पर भी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही स्टडी किया था। बट यहाँ पे जो एक्सटेंशन है 10th क्लास में नॉन मेटल और मेटल में क्या एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शंस के भी बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट हैव साइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। जनरली मेटल आर हार्ड इन नेचर। जनरली मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जैसे कि सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट नेचर के हैं और इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप नाइफ से इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात है? जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट यहां पर भी एक्सेप्शंस है। डायमंड इज वन ऑफ द नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो कि नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बट जनरली जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो दोनों एक्सेप्शंस को याद रखना है कि जनरली मेटल हार्ड होते हैं बट कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट एक डायमंड हमारा ऐसा एक्सेप्शन है जो सबसे ज्यादा नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्टेट। तो जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसी तरीके से जनरली आपके नॉन मेटल सॉलिड्स या गैसियस स्टेट में होते हैं जनरली। ठीक है, या तो सॉलिड स्टेट में होंगे
या गैसियस स्टेट में होंगे, बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? ब्रोमीन यहाँ पे लिक्विड नॉन मेटल है, बाकी नॉन मेटल क्या है, या तो गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है। समझ में आ रही है बातें? जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग अगर किसी भी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को आप पीट के उसको सीट में कन्वर्ट कर लें तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। सो जनरली मेटल्स आर मैलेबल सिंस मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन सीट। इसको आप पीट पीट के पतले से सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर क्या है, सबसे ज्यादा मैलेबल है। गोल्ड और सिल्वर की आप सबसे पतली सीट बना सकते हो, इससे ज्यादा पतली आप किसी मेटल की सीट नहीं बना सकते। क्यों सबसे पतली सीट बना सकते हैं, सिंस गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल, बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। बट आप किसी भी नॉन मेटल को सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितने बच्चे ऑनलाइन है, 2 बच्चे ऑनलाइन है, निकिता और माही, आप दोनों को समझ में आ रहा है ठीक से? यस सर। ठीक, गुड। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। ठीक है। अब डक्टिलिटी क्या है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस को आप वायर में कन्वर्ट कर लो तो कहेंगे कि वो सब्सटेंस डक्टाइल है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। So generally metals are ductile in nature since metal can be drawn into thin wire। आप मेटल को थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। गोल्ड के 10 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबी क्या कर सकते हैं, एक वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ये फैक्ट शायद आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहां से आप देख लेना। ठीक है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। सो हमारा गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है। ठीक है। नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हमारे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को नहीं शो करते। इसके बाद है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल क्या कर देते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं। सारे के सारे मेटल आपके इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। एक्सेप्शंस में क्या है, लेड, मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, समझ में आया? लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे एक एग्जांपल टीन का भी ले सकते हो। टीन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? सो जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट as well as electricity, but here exceptions are also exist। so यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे metals हैं जो heat के अच्छे कंडक्टर नहीं है। non metals are the poor conductor of heat and electricity except graphite। graphite is one of the form of carbon and it is good conductor of electricity। so graphite एक non metal है, but electricity का क्या है, ये अच्छा कंडक्टर है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट क्या है, तो आपका कार्बन है, और कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल। समझ में आई बात है? अब है डेंसिटी। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इस कारण से मेटल को हम लोग हैवियर कहते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट मेटल भी हैं और इसकी डेंसिटी भी इस कारण से क्या है, लो है। ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है लो होती है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, लो होती है। अब एक प्रॉपर्टी है सोनरस, यानी कि आप किसी भी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को अगर पीटो और उसमें रिंगिंग साउंड जनरेट हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनरेसिटी कहते हैं। ठीक है। सो जनरली मेटल्स आर
sonorous in nature since metal produce a sound on striking a hard surface. जब भी हार्ड सरफेस से आप हैमरिंग करोगे मेटल के ऊपर में तो एक रिंगिंग साउंड जनरेट होगा, ठीक है। बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। अब है ऑक्साइड्स के बारे में। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पहले ही एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ रखा है। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो इस पूरे 2 स्लाइड्स में हमने मेटल के और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक कॉम्पैरेटिव स्टडी किया। बट इस कॉम्पैरेटिव स्टडी में हमने ये कंक्लूजन निकाले कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हम लोग एलिमेंट को 2 कैटेगरी में सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने देखा कि मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सारी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्शंस देखने को मिल रहा है, और इन एक्सेप्शंस के कारण सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के अगर हम लोग एलिमेंट को कैटेगराइज करेंगे तो ये कैटेगराइजेशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग करेक्ट कैटेगराइजेशंस के लिए मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करने वाले हैं, या एलिमेंट के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को भी समझते हुए एलिमेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। समझ में आ रही है बातें? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अभी हम लोग मेटल की सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ उसको मिस नहीं करना है। ये बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा आपको, ठीक है, बट एक बार में नहीं याद हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और रिएक्शंस के साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शंस करेगा? तो जब भी मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। बट हर एक मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ मेटल फास्ट रिएक्शंस करते हैं, कुछ मेटल स्लो रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। कुछ मेटल फास्ट का मतलब है विगोरस रिएक्शंस करेंगे। समझ में आ रही है बातें? सो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene. सोडियम और पोटेशियम बहुत वेगोरस रिएक्शंस करते हैं, ठीक, बहुत फास्ट रिएक्शंस करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। इस कारण से आप खुले में सोडियम और पोटेशियम को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वेगोरस रिएक्शंस करेगा और इस वेगोरस रिएक्शंस के कारण आग लग जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर लैब में सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करके रखना है तो इसको केरोसिन ऑयल में डिप कर देते हैं। केरोसिन ऑयल के होने के कारण केरोसिन ऑयल ऊपर में है और ऑक्सीजन के वो कांटेक्ट में आएगा नहीं, और केरोसिन ऑयल एक स्टेबल कंपाउंड है, वो सोडियम और पोटेशियम से भी रिएक्शंस नहीं करेगा। तो सोडियम और पोटेशियम आपका केरोसिन ऑयल में डिप भी रहेगा और एज इट इज स्टोर भी रहेगा। समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शंस करता है तो आप बोलोगे वेरी विगोरस, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, बहुत ही ज्यादा विगोरस रिएक्शंस करता है। दूसरा, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड भी ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है, बट उतना विगोरस रिएक्शंस नहीं करता है जिस तरीके से सोडियम पोटेशियम करता है। इस कारण से आपने सबसे पहले वाले चैप्टर में जहाँ पे हम लोगों ने केमिकल और रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा था, वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया था तो बर्न करने के पहले मैग्नीशियम रिबन को हमने पहले 1 सेंटीमीटर क्लीन भी किया था सैंड पेपर से, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? एक रिएक्टिव मेटल होने के कारण ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेबल लेयर आ जाती है जो फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या करता है? प्रिवेंट भी कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम का ये मान लो कि रिबन है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है तो ऊपर में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। अब अंदर में मैग्नीशियम है बट ये एयर के कांटेक्ट में ही नहीं है,
तो क्या मैग्नीशियम फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा, मैग्नीशियम अब यहाँ पे बचा हुआ रहेगा। अगर आप इसको फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे तभी ये बर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। इस कारण से हमने मैग्नीशियम रिबन को पहले वाले चैप्टर में और एक्टिविटी जो फर्स्ट थी उसमें पहले सैंड पेपर से क्लीन किया था और फिर उसको हमने गर्म किया था, तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ क्या हुआ था? बर्न हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? सो इसी तरीके का रिएक्शंस एल्युमिनियम भी करता है, जिंक भी करता है और लेड भी करता है, जो इसके फर्दर ऑक्सीडेशंस को प्रिवेंट भी करेगा। ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली। अब आयरन को अगर गर्म करोगे तो ये जलेगा नहीं, ठीक है ना, बट आयरन का अगर आपके पास डस्ट है और उसको गर्म करोगे तो विगोरसली बर्न होता है, बहुत फास्टली वो जलेगा। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को आप जनरली खुले में रखेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से रिएक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर कॉपर को आप गर्म करोगे ना तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो जाता है? कि कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो कॉपर को जब भी गर्म करोगे तो वो काला पड़ जाता है इस कारण से। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या है? Au है, और Ag क्या है? सिल्वर का सिंबल है। डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और यही कारण है कि इनके ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। कॉपर का भी यूज किया जाता है। कॉपर भी जनरली, यानी कि कॉपर के हम लोग कड़ा वगैरह पहनते हैं ना, तो जनरली वो क्या होता है? ब्लैक पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, वो ग्रीनिश पैच आता है। कॉपर के ऊपर में ग्रीनिश पैच आता है। क्यों आता है ग्रीनिश पैच? ग्रीन कलर का पैचेस आप देखेंगे कॉपर में आ जाता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ ऐसे नहीं करेगा। ऑक्सीजन के साथ तब रिएक्शंस करेगा जब इसको गर्म करो। समझ में आया? तो ये बुलेट्स में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट से कभी न कभी क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए इसको छाट छाट के बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया गया है नोट्स में। सो इसको याद करना है, एक दो बार पढ़ोगे अपने आप आपके बैक ऑफ द ब्रेन चला आएगा, और जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा या असर्शन एंड रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपका डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन है तो अपने आप ही आप लिख दो। ठीक है, तो बार बार इसको रीड करना। अब दूसरा है हमारा यहाँ पे, जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? तो जनरली ये बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, और इस तरीके के मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटरिक ऑक्साइड के बारे में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड्स कैसे ऑक्साइड्स है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड which react with the both acids as well as bases to produce salt and water are called the amphoteric oxide। ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के भी साथ रिएक्शंस कर ले और जो बेस के भी साथ रिएक्शंस कर ले। जब मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहा है तब उसका नेचर क्या होगा? बेसिक है, और जब वो बेस के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। बट इस तरीके के ऑक्साइड बहुत कम होते हैं। जनरली मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी दिखाते हैं। इस कारण से कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड। ये सारे के सारे हमारे क्या कैसे ऑक्साइड है? एम्फोटरिक ऑक्साइड्स है। अब देखो कि यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पे जो ये ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये किस नेचर का है? तो ये बेसिक नेचर का है। बट यहाँ पे देख रहे हो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्शंस कर रहा है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका नेचर यहाँ पे क्या है? एसिडिक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है, यानी कि ये रिएक्शंस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा ही रिएक्शन किसका होता है? एसिड और बेस का होता है। तो ये एक बेस है तो इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, और इस तरीके के ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल दो तो याद ही रखना है, ये दो, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी याद रखो, ये तीन याद रखना है, बोलना नहीं, ठीक है। अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, हमने ऑक्सीजन के साथ देख लिया कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्शंस करेगा। तो वाटर के साथ जब मेटल रिएक्शंस करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, और फर्दर मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो जो रिएक्टिव मेटल होंगे वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और जो थोड़े से कम रिएक्टिव होंगे वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स। समझ में आया। तो कुछ मेटल हमारे वाटर के साथ रिएक्शंस विगोरसली करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, स्लोली करते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा स्लोली करते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। ये तीनों ही मेटल विगोरस रिएक्शंस करते हैं। कैसे रिएक्शंस करते हैं, तो विगोरस, बहुत फास्ट रिएक्शंस करेंगे। और कैसे कर लेंगे, कोल्ड वाटर के भी साथ रिएक्शंस कर लेंगे, ठंडे पानी के साथ भी ये रिएक्शंस कर लेंगे। बट आपका जो मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर पानी ठंडा है और उसमें मैग्नीशियम रिबन डालो तो आपका मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शंस नहीं करता है, ठीक है। बट ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस कर लेगा। अगर पानी को गर्म करो और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करवाना चाहो तो रिएक्शंस कर लेगा। समझ में आई बात है। जो हमारा एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शंस करेगा, ना तो कोल्ड वाटर के साथ करेगा, ना ही हॉट वाटर के साथ करेगा। किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ करेगा। आदित्य जग जाओ, जग जाना है। किसके साथ रिएक्शंस करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शंस करेगा। समझ में आई बात। यानी कि ये सबसे ज्यादा विगोरस रिएक्शंस करेगा, ये उससे स्लोली कर रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हीट देना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टीम के साथ रिएक्शंस कर रहा है। और कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शंस ही नहीं करते हैं, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो इंडस्ट्री में बॉयलर बनाया जाता है वो कॉपर मेटल का बनाया जाता है। क्योंकि बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो पहले तो ठंडा पानी डालेंगे, फिर धीरे धीरे वो गर्म होगा, फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर हमारा थोड़ा सा मेलेबल भी है, ठीक है। तो उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसका बॉयलर बना सकते हैं। तो आपका कॉपर किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। जो अच्छे क्वालिटी के गीजर आते हैं उसका भी जो अंदर का हीटिंग एलिमेंट जिस कंटेनर में होता है वो कंटेनर भी हमारा क्या होता है, कॉपर का ही होता है। क्योंकि कॉपर हमारे वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शंस नहीं करता, ठीक है। समझ में आई बात। हाँ हाँ, तो उसके साथ तो बहुत जबरदस्त रिएक्शंस करेगा यार। जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस कर ले रहा है तो हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा। वो क्या कर देगा मालूम नहीं। कोई एक बच्चा बिना ट्यूशन पढ़े मान लो बहुत अच्छा कर गया, या उसको एकदम से बहुत ज्यादा दिक्कत था जिंदगी में, फिर भी कुछ ऐसा कर गया जो कर पाना किसी के लिए मुश्किल था, तो उसको सारा सिचुएशन एमेकेबल मिलेगा तो क्या नहीं कर लेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। सो ऐसा नहीं है कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा। ये जब कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर गया तो हॉट वाटर देखो तो कितना ज्यादा विगोरस होगा, बहुत ज्यादा विगोरस होगा, ठीक है। ब्लास्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। और स्टीम के साथ करवाओगे तो न जाने क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। अब क्या है, ये जो दो मेटल है कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसको जब आप पानी में डालेंगे ना तो ये पानी में फ्लोट करता रहता है। जनरली एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है क्योंकि मेटल की डेंसिटी हाई होती है तो इसको वाटर में सिंक कर जाना चाहिए। बट ये दो मेटल ऐसे हैं जो आपके पानी के सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसका कारण ये है कि इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के बबल क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और स्टिक होने के कारण ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, ठीक है ना। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट
एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। समझ में आया? सो याद रखना है। तो यहाँ तक सारी बातें जो मैंने डिस्कस की आप लोगों के साथ समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई है तो एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आगे बढ़े। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। अब आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है? तो ये टॉपिक क्या हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार पढ़ रहे हैं? जब हमने एसिड्स बेसिस सॉल्ट पढ़ा था, सॉल्ट्स पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाया था। क्या रिएक्शन होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो फिर से वो प्रॉपर्टी यहाँ पे रिपीट हो रही है। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बट कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस ही नहीं करते हैं, जिसमें आता है कॉपर, सिल्वर, मरकरी। ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शंस नहीं करते। समझ में आ गई बातें या नहीं आई? याद रखोगे। जनरली मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बट कुछ मेटल ऐसे हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। इनको याद रखना है, कॉपर, गोल्ड एंड मरकरी। याद रखोगे, ठीक है? आगे बढ़े। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब किस तरीके से हमारा मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शंस करेगा? तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करेगा और यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हमारा लेस रिएक्टिव है। क्योंकि अभी हम लोग इस रिएक्शंस के बेसिस पे ये डिसाइड करने वाले हैं कि जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है और सबसे लेस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। सो एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं इसी रिएक्शन के बिहाफ पे। तो अगर आपने एक मेटल ले लिया है और इसका रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी से करवा रहे हो, यानी कि बी मेटल के सॉल्ट से करवा रहे हो, और ये ए मेटल अगर बी मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शंस हो पाए। और इस रिएक्शन के से क्या होगा कि ए बी को सब्स्टिट्यूट करेगा और बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इस तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मिलेगा और इधर आपको मेटल बी मिलेगा। बट ये रिएक्शन कब होगा? जब एक मोर रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ करवाया जाए। जैसे कि यहाँ पे है आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाया गया। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर का सॉल्ट है और कॉपर आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसीलिए आयरन इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर के पोजीशन पे चला जाएगा। तो बनेगा क्या, आयरन सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। बट अगर आप कॉपर का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ करवाना चाहें तो ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है। इससे ये पता चल रहा है कि कौन सा मेटल हमारा लेस रिएक्टिव है और कौन सा हमारा मेटल मोर रिएक्टिव है। अंदाजा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। सो इस रिएक्शंस के बिहाफ पे हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने मेटल को अरेंज किया है उनके रिएक्टिविटी के बिहाफ पे। तो सबसे हमारा ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम है। इसके बाद क्या है? सोडियम। यानी कि पोटेशियम का रिएक्शन अगर सोडियम के सॉल्ट से करवाए तो पोटेशियम सोडियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा मेटल कौन है? लिथियम है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर टिन है, फिर लेड है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। गोल्ड हमारा क्या है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल। बट आपके बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि एक हाइड्रोजन भी दिखाया होगा। ठीक है। हाइड्रोजन को इसलिए दिखाया है क्योंकि इससे आपको अंदाजा ये मिलता है हाइड्रोजन का नेचर थोड़ा सा एक्सेप्शनल नेचर का है। ये कभी कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का भी होता है,
कभी कभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का भी होता है। और जनरली मेटल क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। और दूसरा, हाइड्रोजन क्या है, बहुत सारे कंपाउंड में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कौन से मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक रिएक्शन हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मेटल का रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर करवाओ, तो जिंक क्या कर रहा था, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना रहा था और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। अब जिंक हाइड्रोजन को क्यों डिस्प्लेस कर पा रहा है, क्योंकि जिंक हमारा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। बट जिंक की जगह पे अगर हम लोग कॉपर लेंगे तो क्या ये रिएक्शंस होगा, तो ये रिएक्शंस ही नहीं होगा अगर डाइल्यूट एसिड है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए पीछे वाले एक अगर हम लोग रिएक्शंस में देखें तो यहाँ पे जो मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन था, यहाँ पे हमने कहा कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये तीन ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है या नहीं। इसका अंदाजा हमें किससे मिलता है, तो अपने रिएक्टिविटी सीरीज से मिलता है। कार्बन भी क्या है, बहुत सारे कंपाउंड में अवेलेबल होता है, इसीलिए कार्बन को भी यहाँ पे रख दिया गया है कि कार्बन के कंपैरिजन में आप देख सके कि कौन कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कौन से मेटल कम रिएक्टिव। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक सेक्शन हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल का कवर कर लिया। अब हम लोग जरा चलेंगे एनसीईआरटी बुक पे और वहां से कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जहाँ पे हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में डिस्कस किया था। अब आज के सेशंस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, किस तरीके से मेटल हमारे नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करता है, ठीक है। तो जब भी हमारा मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा, वहां पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जरा हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझने का ट्राई करने वाले हैं। सो मैं एक मेटल का एग्जाम्पल ले रहा हूं और वो मेटल है हमारा सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर सारे बच्चों को मालूम होगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इस कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 281 होगा कि नहीं। सो इसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हर एक मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, या हर एक मेटल ये चाहता है या नॉन मेटल भी ये चाहता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले, अपने स्टेबिलिटी को गेन कर ले। कोई भी मेटल या नॉन मेटल अपनी स्टेबिलिटी को तभी गेन कर सकता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली सोडियम ये चाहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे और अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। बट ये तभी हो सकता है जब ये किसी दूसरे यानी कि एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्शंस करे। सो इस सिचुएशन में अगर हम लोग क्लोरीन का एग्जांपल लें, तो क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 17 है और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 287 है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि क्लोरीन एटम को अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, लेस है। कहीं से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। तो ये जो सोडियम है इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। क्यों लूज करने की टेंडेंसी है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जैसे ही ये क्लोरीन एटम के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, लूज कर लेता है। और इस एक इलेक्ट्रॉन के लूज करने के कारण सोडियम क्या है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 28 होगा। अब सोडियम एटम नहीं रखे, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया है
और इसको कहेंगे सोडियम कैटायन। समझ में आया? ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। ये हो गया सोडियम कैटायन, ठीक है। सो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये क्लोरीन गेन करेगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होगा या नहीं होगा? अब ये क्लोरीन एटम, अब क्लोरीन एटम नहीं रहेगा, ये क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करेगा और क्लोराइड आयन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये दोनों पार्टिकल जब एक दूसरे के नियर बाई होंगे, पास में होंगे, तो इसके बीच में एक क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इस आयन के, इन दोनों आयन के बीच में एक बॉन्डिंग का क्रिएशन होगा और इस बॉन्डिंग के कारण एक आयनिक कंपाउंड बनेगा जिसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल्स है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्लोराइड आयन के नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम हमारा क्या है, मेटल है, और क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करता है तो ये दोनों ही पार्टिकल अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं, या कह सकते हो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। और हर एक एटम अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, गेन ही करना चाहता है। और हर एक एटम क्या चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन को रखे, या तो 8 इलेक्ट्रॉन को रखे या 2 इलेक्ट्रॉन को रखे। और इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है उसको कहते हैं ऑक्टेट पूरा करना, यानी कि कंप्लीट करना, और जो 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा वो डुएट पूरा करना चाहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? सो इसी चक्कर में एक मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है। बट ये जो बॉन्डिंग क्रिएट यहाँ पे हो रही है, ये किस तरीके की बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है, क्योंकि आयंस के फॉर्मेशंस के कारण दो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपस में बॉन्ड हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं। ठीक है, सो मेनी मेटल फ्रॉम द फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स व्हेन दे रिएक्ट विद द नॉन मेटल कंपाउंड सो फॉर्म आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। सो बेसिकली हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। समझ में आया? अब जरा हम लोग आयंस के बारे में समझते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयंस। ठीक है, अगर कोई भी एटम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उस एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। अब उसको हम लोग एटम नहीं कहते हैं। ठीक है, सो आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयंस का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि एटम क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इस कारण से आयंस का फॉर्मेशन होता है। एटम्स फॉर्म द आयन टू ऑब्टेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कह सकते हैं ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू नियरेस्ट नोबल गैस। अपने नियर बाई के नोबल गैस के जैसा वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना चाहता है, क्योंकि हमारे जो नोबल गैस होते हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। जैसे हमारा आर्गन है, जैसे हमारा नियोन है, ठीक है, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखेंगे तो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हर एक एटम क्या करता है, गेन करना चाहता है, और इसी गेन करने के कारण, इस स्टेबिलिटी को गेन करने के कारण एटम्स क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और गेन करता है, और इसी लूज और गेन के टेंडेंसी के कारण आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होता है? और पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उस केस में आपका क्या होगा, केटायन का फॉर्मेशन होगा, या कह सकते हैं पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और इस कारण से यहाँ पे सोडियम एटम है और हमने राइट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, और इस कारण से सोडियम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा। इसलिए मैंने लिखा है Mg और एरो लगाए, Mg पे कितना चार्ज है,
+2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। वही नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन क्यों होता है? जब एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन के गेन के सिचुएशंस में नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, और इस कारण से लेफ्ट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिखा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन एटम गेन करेगा तो क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस के फॉर्मेशंस के कारण आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही है बातें? अब यहाँ पे हम लोग जरा समझते हैं एक हमारा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशंस में नहीं है, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, हाँ बताओ। फिर से समझा रहे हैं, अभी बार बार समझाएंगे। अब क्या है कि आपके बुक में एक डॉट स्ट्रक्चर दिखाया होगा, हर एक एटम का आप डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग ये दिखाते हैं कि उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई पूछे कि सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम का क्या होगा? डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया? अब डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से आप आयनिक बॉन्ड को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहीं पे मैं क्लोरीन का क्या करूं, डॉट स्ट्रक्चर लिखूं, तो चूंकि हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो इसके डॉट स्ट्रक्चर में मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्रॉस से रिप्रेजेंट करना भी डॉट स्ट्रक्चर ही कहलाता है। पर डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा ही मैं एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता हूं? रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो यहां पे मैंने 2 दिखाया, यहां 2 दिखाया, यहां 2 दिखाया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, अभी नहीं दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखाया। अब क्या है, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो आपका क्या होगा? सोडियम केटायन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्लोराइड एनायन का फॉर्मेशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन, और ये इसका। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता हूं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। हमेशा ही डॉट स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगा? डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन को समझाओ या सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को समझाओ। ठीक है, तो वहां से इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। मैग्नीशियम किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। तो कैसे आप दिखाएंगे? 2,6, यानी कि उसके अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीजन का नियर बाई नोबल गैस कौन सा है? नियोन है। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 288 है। तो अपने 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करना चाहेगा? अटेंड करना चाहेगा। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करेंगे सारे बच्चे। हेलो निकिता, आप सारे बच्चों को आवाज आ रही है ना? ठीक, हेलो।
हाँ निकिता, आवाज नहीं आ रही थी तुमको क्या? अब तो ठीक है ना? अब तो मैं आ गया हूँ फिर से। ठीक ठीक। हाँ जी। सो मैं ये बता रहा था कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, तो वो है 282। और मैग्नीशियम का जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है वो नियॉन है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,8, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। ठीक है। सो मैग्नीशियम कैसा बनना चाहेगा, नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। जैसे आप अपने फैमिली में कैसा बनना चाहते हो, जो सबसे आप ही के फैमिली का सबसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, वैसा ही तो बनना चाहते हो। ठीक है ना? सो एटम भी कैसा बनना चाह रहा है, अपने नियर बाई जो सबसे ज्यादा स्टेबल एटम है उसके जैसा। तो नियॉन गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखोगे कि 28। और ये नियॉन क्या है, एक स्टेबल एटम है, ये किसी के भी साथ रिएक्शंस नहीं करता है। ठीक है। तो हमारा मैग्नीशियम कैसा बनना चाह रहा है, नियॉन के जैसा। अब मैग्नीशियम नियॉन के जैसा कब बन पाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, लूज कर ले। वहीं हमारा ऑक्सीजन भी कैसा बनना चाह रहा है, तो ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। और ये क्या चाह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाता ना, तो मैं भी नियॉन के जैसा बन जाता। ये भी नियॉन ही बनना चाह रहा है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 4, 6। सो बेसिकली अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैग्नीशियम इसको अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्यों डोनेट कर देगा, क्योंकि डोनेट करने से ही इसको स्टेबिलिटी गेन करेगा। अगर मैं कुछ डोनेट करके कुछ दे के अपने स्टेबिलिटी को गेन कर लूं, तो ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा। मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं क्या करूंगा, पैसे को खर्च करना चाहूंगा और सर्विसेज लेना चाहूंगा। मैं नौकर रखना चाहूंगा, मैं माली रखना चाहूंगा, मैं ड्राइवर रखना चाहूंगा, और इसी से तो स्टेबिलिटी गेन करूंगा। मगर जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे को कमाना चाहेगा और इस तरीके से वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने स्टेबिलिटी को गेन कर पाएगा। तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करके किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। जैसे ही ऑक्सीजन को देता है तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2 ऐड होते 2,8 हो जाएगा और इसके 2 हटने से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। तो हमें कैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ जाएगा और ऑक्साइड आयन पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो कंपाउंड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को समझाया है। ठीक है। आपको भी कहेगा कि डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन को समझाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को समझाए। एक और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इसको और हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं अब लेने वाला हूं मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब तक तो सारे बच्चों को पता चल गया होगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने क्रॉस से दिखाया। ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। ठीक है। तो यहां पे बना दिया, ये 2 + 2 + 2 6 +1। अब क्या है कि मैग्नीशियम अगर अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, अब अगर क्लोरीन इसके साथ बॉन्डिंग बनाना चाह रहा है, तो क्लोरीन के 1 एटम के साथ ये बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करेगा। क्यों नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन तो स्टेबल हो जाएगा, बट ये अभी भी क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। मान लो कि तुम एक ऑटो हायर करने चाह रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास 5 पर्सनैलिटी है, तुम 5 दोस्त, तो क्या चाहोगे कि 2 ऑटो एक साथ ही मिल जाए, ताकि तुम पांचों एक साथ बैठ के कहीं चले जाओ मूवी देखने के लिए। ऐसा तो नहीं चाहोगे कि 3 बैठ जा, मैं 2 पीछे से आ रहा हूं। तुम लोग यही ट्राई करोगे, एक साथ 2 ऑटो हायर करूं, एक में 3 बैठ जाऊं, एक में 2 बैठ के एक साथ ही पहुंच जाऊं। ठीक है, ऐसा ही ना ट्राई करेगा। और कोई अगर सिंगल ऑटो वाला आ जाएगा और तुमसे बोलेगा
कि आप बैठ जाओ मैं 3 को लेके चल रहा हूँ, तो तुम बोलोगे एक और लेके अपने जैसे ऑटो को ले आ और फिर हम लोग 5 चल लेंगे या 6 चल लेंगे, ठीक है। ऐसा ही सिचुएशंस होगा जनरली, ठीक है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम के पास जब एक क्लोरीन एटम आता है तो इसको ये अपना एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा उन्हें। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कब डोनेट करेगा, जब क्लोरीन के 2 एटम आएंगे, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम के आने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे एटम को दे देगा। तो इस तरीके से क्लोरीन का दोनों ही एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो क्लोरीन का एक और भी एटम, क्लोरीन एक और एटम को बुला के लाएगा कि भैया तू भी चल, इससे क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और मैग्नीशियम का कि मेरे को कोई आपत्ति नहीं अगर 2 आ जाए तो, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया कि यहाँ पे ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको डोनेट कर दिया। इस कारण से हमारा बना मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया, और यहीं पे क्लोरीन पे क्या होगा कि हमारा एक ही चार्ज होगा। क्लोरीन के मैं क्या दिखाऊंगा, 2 एटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा या 2 आयंस को रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2। 2 का मतलब है क्लोरीन के 2 आयंस है, तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा, MgCl2। यहाँ पे MgCl का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला लिखना होता है तो MgCl2 लिखते हो, ना कि MgCl लिखते हो। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना होता है तो NaCl लिखते हो, ना कि NaCl2 लिखते हो। समझ में आया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना होता है तो MgO लिखते हो, MgO2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही एटम को वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और इससे ऑक्सीजन एटम भी स्टेबल हो जाता है और मैग्नीशियम भी स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने के कारण आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और आयनिक बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के कारण आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक कंपाउंड के बारे में ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। अब हम लोग आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या है ये तो समझ में आ गया। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसको आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन के कारण हो रहा है। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी सारे बच्चों को याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो कह रहा है फिजिकल नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है दे आर सॉलिड एंड हार्ड एंड जनरली ब्रिटल। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग जो होती है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और इस कारण से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आई बात। दूसरा, जो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, ये भी हाई होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होता है और इस अट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए that compound requires huge amount of energy, that's why its melting and boiling point high। इस कारण से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सॉलेबिलिटी, जनरली सॉलेबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं, सॉलेबल हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। एंड इनसॉलेबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या है, इनसॉलेबल है, बट वाटर में क्या है, सॉलेबल है। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, फिजिकल नेचर। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे आर हार्ड एंड जनरली ब्रिटल। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, melting point and boiling point, they have high melting and boiling point due to the strong interionic attraction। solubility के बारे में क्या पढ़ा, they are soluble in water but insoluble in kerosene, petrol और कह सकते हैं organic solvent में ये क्या है, insoluble। conduction of electricity, ionic compound
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये पिघले हुए स्टेट में, ठीक है, जब इसको लिक्विफाई कर दोगे हाई टेम्परेचर पे, तब ये क्या करेंगे, इनके आयंस अलग हो जाएंगे, और आयंस के अलग होने के कारण क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। या सॉलेबल स्टेट में भी इसके आयंस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में आप मिक्स करोगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, but they conduct the electricity in the molten state and the solution state। समझ में आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, इसको आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। कभी भी नहीं समझ में आए तो आप लोगों को अपनी अपनी क्वेरी क्या करनी है, पुटअप कर लेनी है, अपने मन में नहीं रखना है डाउट को। डाउट को जब आप पुटअप करोगे तो वो रिजॉल्व भी होगा, ठीक। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, निकिता है, अनिकेत है, माही है, आप तीनों बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, गुड। निकिता, माही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अनिकेत, आपको समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। अब है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल कहाँ पाया जाता है, ठीक है, जरा इसके बारे में समझते हैं। अब मेटल क्या है, हैवियर, तो एयर में तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, ठीक है। जनरली ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। द सब मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, ये कंपाउंड के स्टेट में नहीं होते हैं, ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। ये कुछ मेटल, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव क्या है, मेटल है, तो ये नेचर में किस स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में मिलेंगे। बट कहाँ पे मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, ठीक है। स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट मेटल आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ठीक है। मोस्टली जो मेटल होते हैं वो कंपाउंड के स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, अपने नेटिव स्टेट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं यार, हाँ। चलो, ठीक है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, बट कुछ मेटल ऐसे हैं जो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे, जो कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे गोल्ड कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा, अपने फ्री स्टेट में होगा, अपने नेटिव स्टेट में होगा, यानी कि वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें डस्ट के पार्टिकल होंगे, रॉक होगा, क्ले होगा, बट वो फ्री होगा, वो दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होगा। बट और जो दूसरे मेटल है, जैसे कैल्शियम है, रिएक्टिव मेटल है, वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। तो कार्बोनेट आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जिंक आपको क्या मिलेगा, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, तो यहाँ से सल्फाइड को क्या करना पड़ेगा, सल्फर को रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एक्सट्रैक्शंस के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शंस में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, पहले हम लोग उस टर्म्स से अवेयर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। जो एलिमेंट और कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं नेचुरल फॉर्म में, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिनरल कहते हैं। बट सारे मिनरल में परसेंटेज ऑफ मेटल क्या होता है, हाई नहीं होता, ठीक है। कुछ मिनरल्स में परसेंटेज ऑफ मेटल हाई होता है, सो उस मेटल से, उस मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, एंड सच ए टाइप ऑफ मिनरल इज नोन एज ओर। इस तरीके के मिनरल को हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, जिससे हम लोगों को मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल होगा। समझ में आया, हर एक मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। मान लो कि आपने मिनरल की खुदाई की और 500 रुपए का खुदाई करने का चार्ज लगा, और वहां से जब आपने मेटल एक्सट्रैक्ट किया तो वो 250 रुपीज का है, तो इस तरीके का एक्सट्रैक्शन आप करोगे क्या, नहीं करोगे। बट
आपने 500 रुपये लगाए खुदाई करने में और मिनरल्स निकाला और उसके 10,000 रुपये मिल गए, तो वो एक्सट्रैक्शंस क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके का मिनरल जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। So mineral that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it, such minerals are called ores. इस तरीके के मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब गैंग क्या है, तो जो इम्प्योरिटीज ओर में अवेलेबल होती है उसी इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, सो गैंग इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर like rock particles, sand particles, clay particles, these are called gang. इनको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग। समझ में आ गया। तो ये तीन टर्म्स जो है मिनरल्स और गैंग के बारे में कभी कभी बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको आपको याद कर लेना है, याद कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या है, मेटल का जो एक्सट्रैक्शंस होता है, ठीक है, इसको हम लोग इसके एक्टिविटी सीरीजन रिलेटेड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी में हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो अलग अलग रिएक्टिविटी के बेसिस पे अलग अलग मेथड्स हैं इसके मेटल के एक्सट्रैक्शंस के। हर एक मेटल को एक ही मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कुछ मेटल की ग्रुपिंग की है। जैसे ये जो पहले हमने 5 मेटल लिए हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये यहाँ से जिंक से लेके मरकरी से ये मीडियोकर टाइप की रिएक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, और ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। सो तीनों का एक्सट्रैक्शंस, वे ऑफ एक्सट्रैक्शंस क्या है, अलग अलग है। जैसे पहले में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिडक्शन का यूज करते हैं, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। और ये तो अपने नेटिव स्टेट में ही पाया जाता है, फ्री स्टेट में ही पाया जाता है। तो इसमें से तो रॉक, सैंड, क्ले को ही तो आपको अलग करना है इसे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि वेरी रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिडिल रिएक्टिविटी वाले को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ में लिस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए भी क्या एक्सट्रैक्शंस वे होगा। तो मेटल के एक्सट्रैक्शंस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। There are 3 steps involved in the extraction of metal. First है enrichment of, पहले ओर को इनरिच करना, यानी कि उसमें अवेलेबल गैंग को क्या करना, रिमूव करना। अब गैंग को रिमूव करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स है। जैसे हैंड पिकिंग मेथड है, यानी कि बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स है मिनरल के अंदर में, तो हाथ से ही आप चुन के क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उसके बाद वॉशिंग है, कभी कभी हम लोग वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग का मतलब इस तरीके से समझो, जैसे कि आपका चावल है और चावल में मिट्टी मिला हुआ हो, तो अगर चावल को आप पानी में डालोगे तो मिट्टी क्या हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और उसको जब बार बार वॉश करोगे तो पानी के साथ मिट्टी निकल जाएगा और चावल अलग हो जाएगा। इसी तरीके से वॉशिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें अवेलेबल क्ले को, मिट्टी को अलग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ एंड फ्लोटेशंस होता है। कभी कभी जिसकी डेंसिटी हल्की होती है, चावल का ही फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई कुछ उसमें प्लास्टिक जैसा है जो चावल में मिल गया है, तो अगर पानी में डालोगे तो प्लास्टिक ऊपर आ जाएगा, चावल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ऊपर से हटा लो, तो दो अलग अलग डेंसिटी के, मान लो कि किसी मिनरल्स में मेटल की डेंसिटी हाई है और इम्प्योरिटी की डेंसिटी क्या है, लोअर है, तो उस तरीके से अलग कर लेंगे। सो ये फिजिकल, और एक है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि या तो मिनरल जो वो मैग्नेटिक हो या इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक हो, तो इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सो ये फिजिकल मेथड है जिसके से आप इनरिच कर सकते हैं ओर को, ओर में अवेलेबल गैंग को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये डिफरेंट अलग अलग फिजिकल मेथड्स है। कभी कभी हैंड पिकिंग सुटेबल होता है, कभी कभी वॉशिंग सुटेबल है, कभी कभी फोर्थ एंड फ्लोटेशन सुटेबल है, और कहीं कभी मैग्नेटिक सेपरेशन सुटेबल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब जैसे ही इनरिचमेंट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शंस करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और मेटल का जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो फिर जो मेटल मिलेगा उसका हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग में हमें
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में हमें पढ़ना है और डिटेल में इस सेकेंड स्टेप को पढ़ना है। सो किस तरीके से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शंस करेंगे इसके बारे में हमें ज्यादा थ्रस्ट दिया गया हमारे एनसीईआरटी में। समझ में आई बात? अब अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड्स में एक फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट में अलग अलग कैटेगरी के मेटल के एक्सट्रैक्शंस के अलग अलग वे, ठीक है। तो पहले वे से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपने ओर लिया और ओर को क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, यानी कि ओर में अवेलेबल गैंग जो था, जो भी इम्प्योरिटीज थी, जो भी रॉक पार्टिकल थे, सैंड पार्टिकल था, क्ले था, इन सबको रिमूव कर दिया, ठीक है। नाउ यू हैव इन रिच ओर, आपके पास जो ओर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स अवेलेबल, बट ये मिनरल्स अगर हाईली रिएक्टिव मेटल का है, जैसे सोडियम का है, पोटेशियम का है, तो यहाँ पे आप सोडियम और पोटेशियम को किस तरीके से क्लोराइड आयन से अलग करोगे, ठीक है, क्लोरीन से कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल की ओर है उसको मेल्ट करेंगे, ठीक है, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद एक हम लोग कंटेनर मान लो कि यहाँ पे इस कंटेनर में इसको क्या किया, रखा, ठीक है, रख दिया। अब क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी से क्या कर देगा, कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होगा और एक नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होगा। और जब मान लो कि इसमें सोडियम क्लोराइड को अपने मोल्टेन स्टेट में डालोगे तो सोडियम प्लस आयंस के फॉर्म में होगा, क्लोराइड क्या होगा, नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होगा। तो सोडियम क्या होगा, इस कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और क्लोराइड के आयंस क्या हो जाएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और इस तरीके से सोडियम को आप क्लोरीन से अलग कर पाएंगे। तो इसी मेथड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर से अगर मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले आपको मेटल के ओर को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, फर्नेस में डाल के भट्टी में डालेंगे और बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको क्या कर देंगे, मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। बट अगर आपका जो कंसंट्रेटेड ओर है उसमें मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल है, मेटल कैसे हैं, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, जैसे कि आपका जिंक है, आपका मरकरी है, आपका इस तरीके के जो भी आपके मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि जो भी आपके मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है वहां पे किस तरीके का ओर है, कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है, ठीक है। कौन कौन सा ओर देखना है, कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर के लिए अलग मेथड है और कार्बोनेट ओर के लिए अलग मेथड है। जिंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जिंक दोनों ही फॉर्म में मिलता है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलता है और जिंक सल्फाइड के भी फॉर्म में मिलता है। तो एक क्या है, जिंक सल्फाइड है और दूसरा जिंक कार्बोनेट है। तो अगर आपके पास मेटल का कार्बोनेट ओर है तो इसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन क्या है, तो कैल्सिनेशन हीटिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल के ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ हीट, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं, ठीक है। हीट तो कर रहे हैं बट इसमें एयर नहीं है, एयर एब्सेंस है, तो इस हीटिंग को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो जिंक कार्बोनेट को अगर कैल्सिनेट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। बट अगर जिंक सल्फाइड था आपके पास, ठीक है, या मरकरी सल्फाइड था, तो क्या करना चाहिए, तो इसका रोस्टिंग करना चाहिए। रोस्टिंग भी हीटिंग प्रोसेस है, ये भी हीटिंग प्रोसेस है, बट इस हीटिंग में ऑक्सीजन क्या है, अनअवेलेबल, ऑक्सीजन में कट लगा दिया। बट इस हीटिंग में ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीटिंग करते हैं, ठीक है ना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। बट रोस्टिंग किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का करते हैं, कभी भी कार्बोनेट ओर का नहीं करेंगे। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, समझ में आया।
तो कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करो। कैल्सिनेशन क्या है? इट इज ए हीटिंग प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट रोस्टिंग इज ऑल्सो अ हीटिंग प्रोसेस, बट इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो आपके सल्फाइड ओर का जो होगा रोस्टिंग होगा, बट दोनों का एंड रिजल्ट एक ही मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां से जिंक कार्बोनेट का अगर कैल्सिनेशन करोगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और जिंक सल्फाइड का भी अगर अगर आप रोस्टिंग करेंगे तब भी जिंक ऑक्साइड ही मिलेगा। यानी कि फाइनली आपको क्या चाहिए था? जिंक ऑक्साइड चाहिए था या मरकरी ऑक्साइड चाहिए था। ठीक है, अब जब आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया तो इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे ही हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो आपको मेटल मिल जाएगा, और फिर मेटल को प्यूरिफाई कर लेंगे। समझ में आई बात है? अगर जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड का अगर कार्बन से रिएक्शंस करेंगे तो कार्बन क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और जिंक अलग बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। समझ में आ गई बात है? तो इस तरीके से आप अगर मिडिल रिएक्टिविटी के मेटल है तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है? अभी थोड़ा सा पॉज लेंगे ये फ्लो चार्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगला जो है लो रिएक्टिविटी के मेटल जो होते हैं वो हमेशा ही सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं। किस ओर के फॉर्म में होंगे? सल्फाइड ओर के फॉर्म में। ठीक है, सल्फाइड ओर को अगर ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल का ओर है और इसका सीधा रोस्टिंग कर दो तो सीधा मेटल मिल जाएगा। रोस्टिंग करोगे यहां से क्या होगा? सल्फाइड हट जाएगा और आपको मेटल मिल जाएगा। मेटल को रिफाइन कर लो, प्योर मेटल मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट के हेल्प से समझा है, बट इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि और अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझ सके। ये तो कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट था जिसके हेल्प से हम लोग ने मोटा मोटा समझ लिया। ठीक है ना, एक ब्रीफ आइडिया मिल गया, बट इसके डिटेल में हम लोग चलेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, कार्बो कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग किसका कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके ओर का रोस्टिंग कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अगली वाली से। तो अभी थोड़ा सा पॉज लेते हैं या ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो पिछला हमारा सेशन था वहां पे हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, और ये हमारी क्या थी? लास्ट स्लाइड। सारे बच्चे अब 1 घंटे आराम से तसल्ली से बैठ के सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। जहां कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए अपने अपने क्वेरी पुटअप कर लेने। ठीक है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसा ही है कि आपको ध्यान से सुनना है, और जहां पे नहीं समझ में आए अपने अपने क्वेरी को पूछ लेना है। ठीक है, सो ये पिछली स्लाइड से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली स्लाइड का लिंक है अगली वाली स्लाइड से, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से एक बार। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये समझने का ट्राई किया था कि किस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओर अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। ठीक है, अब इस ओर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होगी और इन इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग कहते हैं, जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल मेथड है, सबसे कॉमन और सबसे इजीएस्ट फिजिकल मेथड है हैंड पिकिंग। यानी कि अगर आपके ओर में रॉक के पार्टिकल है, क्ले है, सैंड है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको ओर मिलेगा वो कंसंट्रेटेड ओर होगा। कंसंट्रेटेड ओर का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होगा? सबसे ज्यादा। ठीक है, अब नेचर में आपको मालूम है कि जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, जिस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, उसमें से कुछ मेटल क्या है हमारे लीस्ट रिएक्टिव है कि, और कुछ की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? मीडियम लेवल की है, और कुछ की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, सो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो नेचर में क्या है? फ्री स्टेट में मिलते हैं, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइंड नहीं रहते हैं। ठीक है, सो वहां पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसी को सेपरेट करेंगे और आपको मेटल क्या है? मिल जाएगा प्योर स्टेट में। ठीक है, बट हर एक मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जनरली क्या है?
मेटल रिएक्टिव होते हैं और वो नेचर में अपने कॉम्बाइंड स्टेट पे पाए जाते हैं। सो उनको कॉम्बाइंड स्टेट से क्या करना है, फ्री करना है, और कॉम्बाइंड स्टेट से फ्री करने के मेथड को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो भी ओर है उसमें अवेलेबल जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी देखनी है कि उसमें अवेलेबल मेटल हाईली रिएक्टिव है या मिडिल रिएक्टिविटी का है या लेस रिएक्टिव मेटल है। अगर आपका हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। हम लोग क्विकली इसको रिकैप कर रहे हैं और इसका डिटेल में डिस्कशंस आगे भी, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारा, जो कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल का ओर है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि या तो ओर का कैल्सिनेशन करते हैं या ओर का रोस्टिंग करते हैं। ये जो दोनों ही मेथड है, ये दोनों ही हीटिंग मेथड है, बट कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और रोस्टिंग क्या है, ये एक ऐसा हीटिंग प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बट हर एक ओर का हम लोग कैल्सिनेशन नहीं कर सकते हैं और हर एक ओर का रोस्टिंग में नहीं कर सकते हैं। कैसे ओर का कैल्सिनेशन करना चाहिए, तो कार्बोनेट ओर का हमें हमेशा ही कैल्सिनेशन करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे हम लोगों ने जिंक कार्बोनेट लिया है, और जिंक कार्बोनेट का जब कैल्सिनेशन करेंगे यानी कि हीटिंग करेंगे इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, या कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा कि आपका ये जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई भी मेटल कार्बोनेट है तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही है बातें। अब हमारा जो दूसरा है वो है सल्फाइड ओर है। अगर सल्फाइड ओर हो तो उसका रोस्टिंग करते हैं। क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग भी एक हीटिंग प्रोसेस है, बट दैट हीटिंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप किसी भी मेटल के सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हो तो फिर से वंस अगेन यू विल गेट द मेटल ऑक्साइड, फिर से आपको मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। अब इस मेटल ऑक्साइड का अगर रिडक्शन कर दें यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे ही आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, और मेटल को प्योरीफाई कर लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल के ओर का आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब जो तीसरा हमारा सेक्शन है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर का है। सो जनरली लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं, और सल्फाइड ओर को जब आप हीट करोगे, रोस्ट करोगे, ठीक है ना। रोस्टिंग क्या है, फिर से वंस अगेन इट इज अ हीटिंग प्रोसेस एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो रोस्ट जैसे ही करेंगे तो आपका सल्फाइड ओर डायरेक्टली क्या है, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेटल को आपको क्या कर लेना पड़ेगा, रिफाइन कर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मेटल के ओर को क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई है बातें, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जो दूसरी स्लाइड है ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अगर कोई मेटल है और एक्टिविटी सीरीज में वो लो में है, अगर उसके ओर आपके पास हो तो उसको किस तरीके से आप क्या करेंगे, फ्री करेंगे, ठीक है। तो मेटल विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो आप अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर को डायरेक्टली अगर रोस्ट कर दो तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन के कारण क्या है, इसमें अवेलेबल जो भी नॉन मेटल्स अटैच होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इससे दूर चले जाएंगे, या कह सकते हैं आपको प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मरकरी सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड को अगर आप क्या करो, रोस्ट करो, तो ये पहले मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर आप इसको जब हीट करेंगे तो आपको प्योर मरकरी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट में आ जाएगा, फ्री स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर हमारा क्या है, एक लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर कॉपर हमारा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में है तो इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर कुछ मॉलिक्यूल्स कॉपर ऑक्साइड के जो बच गए हैं, और जो कॉपर ऑक्साइड मिला है आपको, वो फिर से कॉन्टिन्यूस हीट तो आप सप्लाई करते ही रहेंगे, तो फिर से ये रिड्यूस होके आपको कॉपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से
लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर को आप क्या कर सकते हैं, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अगर कोई भी मेटल हमारा मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज का है और उसके ओर आपको मिलते हैं तो उसको किस तरीके से हम लोग उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जरा इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सो metal in the middle of the activity series like zinc, iron, lead are found as ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। इस तीन फॉर्म में मिल सकते हैं मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल के ओर। किस फॉर्म में मिलेंगे? तो एक फॉर्म है आपका ऑक्साइड का फॉर्म, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है? सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं। और तीसरा फॉर्म क्या है? कार्बोनेट का फॉर्म। बैठ जाइए। कार्बोनेट का फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड तो जिंक ऑक्साइड को जैसे ही आप रिड्यूस करोगे तो प्योर जिंक मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी कि आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता था? ऑक्साइड ही तो मिलता था। बट नेचर में ही कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या करना है? रिडक्शन ही करना है, ठीक है। बट यहीं पे जिंक का सल्फाइड अगर अवेलेबल है और जिंक का कार्बोनेट है तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रोस्ट करना पड़ेगा। अगर जिंक सल्फाइड है तो क्या करेंगे? इसको रोस्ट करेंगे, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड को जब आप रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग क्या है? एक हीटिंग प्रोसेस है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो जिंक सल्फाइड का जैसे ही आप रोस्टिंग करेंगे आपको क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि जिंक हमारा सल्फर के साथ नहीं कॉम्बाइंड स्टेट में है, अब जिंक हमारा कार्बोनेट के साथ कॉम्बाइंड स्टेट में है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या अभी रोस्टिंग कर सकते हैं इसका? रोस्टिंग नहीं करेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? कैल्सिनेशंस करेंगे। कैल्सिनेशंस भी क्या है? हमारा हीटिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। और इस हीटिंग प्रोसेस में फिर से हमें क्या मिलेगा? बट ये हीटिंग प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। बहुत बार पूछा गया है रोस्टिंग और कैल्सिनेशंस के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन। तो आपको लिखना पड़ेगा रोस्टिंग इज ए हीटिंग प्रोसेस इन एंड इन दैट प्रोसेस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से once again calcination is also a heating process but it take place in the absence of oxygen. So आपका कैल्सिनेशंस कब करते हैं? जब आपके पास कार्बोनेट और हो, और रोस्टिंग कब करते हैं? जब सल्फाइड हो। बट दोनों का ही एंड प्रोडक्ट क्या है? मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। अब जब मेटल ऑक्साइड मिल रहा है तो मेटल ऑक्साइड को अब क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए जनरली हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये चीपर भी होता है, ठीक है। सो कार्बन को जैसे ही जिंक ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शंस करवाओगे तो आपको जिंक मिल जाएगा और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने जिंक को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपके पास मान लो कि सबसे पहले जिंक ऑक्साइड का ओर है, जिंक सल्फाइड का ओर है, मान लिया कि जिंक सल्फाइड का ओर है, क्या करेंगे? सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे ओर को। ओर में जो रॉक पार्टिकल होगा, जो भी क्ले पार्टिकल होगा, इसको फिजिकल मेथड से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हमें जो ओर मिलेगा वो कंसंट्रेटेड ओर होगा। अब ये कंसंट्रेटेड ओर को हमें क्या करना पड़ेगा? रोस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको रोस्ट करेंगे तो रोस्टिंग के लिए ये आप रिएक्शंस लिखेंगे। रोस्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। और जिंक ऑक्साइड का जैसे ही हम लोग रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्री जिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से जिंक आपका जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में है तो डायरेक्टली आपको इस स्टेप में चला आना है, ना तो आपको कैल्सिनेशंस करने की जरूरत है, ना ही रोस्टिंग करने की जरूरत है। बट आपका जिंक ऑक्साइड के जगह पे जिंक कार्बोनेट है तो क्या करोगे? तो जिंक कार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग? कैल्सिनेट करेंगे या इसका कैल्सिनेशंस करेंगे। और कैल्सिनेशंस करने के कारण आपको फिर से मिलेगा जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का हम लोग क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। सारे बच्चों को याद होना चाहिए। एक दो बार मैंने इसलिए रिपीट किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? अब क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग रिडक्शंस के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं ये कार्बन ले रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है
एक मिनट। हेलो। हाँ जी। हाँ बताइए। हाँ बताइए। तो लिंक तो तुमको तो ये ग्रुप पे अवेलेबल है वैसे, ठीक है ना। लिंक कभी भी मैं चेंज नहीं करता हूँ, जो सेम लिंक मैंने ग्रुप पे सेंड कर रखा है। क्या? हाँ मीट का। हाँ गूगल मीट का, उसी लिंक से हमेशा ही ज्वाइन करना है। वो लिंक तुम्हारे थ्रू आउट द ईयर के लिए है। ठीक है। ठीक। सारा हो इस वाले आईडी से, राहुल शर्मा वाली आईडी से। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जिंक सल्फाइड का अगर जो ओर है, अगर जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड से किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जिंक सल्फाइड का हमने बोला कि रोस्टिंग करना पड़ेगा, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, जब जिंक सल्फाइड का आप रोस्टिंग कर रहे हो तो जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। इसी तरीके से आप जिंक कार्बोनेट का अगर कैल्सिनेशन करेंगे तब भी आपको जिंक ऑक्साइड ही मिलेगा। और अगर आपको नेचर में जिंक जिंक ऑक्साइड के ही फॉर्म में है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। जिंक सल्फाइड होगा तो पहले इसको रोस्ट करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जिंक कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेट करके इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, या तो फ्री स्टेट में ही, या तो आपको जिंक ऑक्साइड के ही फॉर्म में नेचर में कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेगा। तो इन तीनों ही सिचुएशंस में फाइनली आपको कार्बन के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है, कार्बन को जब आप यूज करेंगे तो ये रिड्यूस नहीं हो पाता है कभी कभी, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड के केस में तो हो जाएगा, बट कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसको आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे कार्बन से, तो उस सिचुएशंस में हमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट को यूज करना पड़ता है, या मेटल को यूज करना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। समटाइम्स reactive metal like the sodium, calcium, aluminum are used as the reducing agent to obtain the metal from their oxide। कभी कभी मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, मेटल को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोर रिएक्टिव मेटल का यूज करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में है मैग्नीज ऑक्साइड। अब मैग्नीज ऑक्साइड को अगर कार्बन से रिड्यूस करवाना चाहोगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा। रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो इस केस में यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, और एल्यूमिनियम क्या कर देगा, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, और इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और मैग्नीज मिलेगा। बट इस प्रोसेस में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो मेटल का करवा रहे हो, एक मोर रिएक्टिव मेटल से करवा रहे हो, तो इस सिचुएशंस में हीट का काफी ज्यादा क्या होता है, एवोल्यूशंस होता है, या हीट का फॉर्मेशंस होता है। इस कारण से इस वाले रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं, और इस रिएक्शन का नेम थर्माइट रिएक्शन भी है। क्यों थर्माइट रिएक्शन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हीट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशंस हो रहा है। ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड द मेटल आर ऑब्टेन्ड इन द मोल्टेन स्टेट। तो ये मैग्नीज आपको किस स्टेट में मिलेगा, मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, पिघले हुए अवस्था में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में काफी ज्यादा हीट का फॉर्मेशन होता है, और ये इस हीट के प्रेजेंस के कारण ये मैग्नीज क्या है, मोल्टेन स्टेट में आपको मिल रहा है। ठीक है। और इसी कारण से इस रिएक्शन को सच रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। द रिएक्शंस बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। अगर आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शंस करवाओ तो फिर से थर्माइट रिएक्शंस होगा, और आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में आयरन मिलेगा। बट आयरन किस स्टेट में मिलेगा, इस हीट के फॉर्मेशंस के कारण ये मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। और इसी रिएक्शंस का हम लोग यूज करते हैं रेल ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, या ब्रोकन मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इसी रिएक्शंस का यूज किया जाता है। ठीक है। सो द रिएक्शंस बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन। दिस रिएक्शन इज
इज यूज्ड टू जॉइन द रेल ट्रैक्स, ब्रोकन मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेल्डिंग मशीन है और यहाँ पे इसी वेल्डिंग मशीन में बेसिकली यही रिएक्शंस हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, किसका रिएक्शन हो रहा है, तो आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाया जा रहा है। और एल्यूमिनियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और आपका बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में आयरन मिलेगा। आयरन किस स्टेट में मिलेगा, तो हीट के एवोल्यूशंस के कारण, हीट के फॉर्मेशंस के कारण यहाँ पे आयरन मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। और जो आपका रेल ट्रैक का बीच में ब्रोकन हिस्सा होगा उसमें ये मोल्टेन आयरन क्या होगा, चला जाएगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा और ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा और ये दोनों ही ट्रैक क्या हो जाएंगे, फिर ज्वाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? थर्माइट रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। अब अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। किसी जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने अपने क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं कि अगर कोई भी मेटल हमारे टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में है और उसका ओर है, तो आप किस तरीके से उस ओर से उस स्पेसिफिक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसा मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन अभी हम लोग समझने वाले हैं। सो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम, sodium, calcium, aluminium cannot be obtained from their ore by the simple heating or by heating with the reducing agent. Simple heating process से आप यहाँ पे इस मेटल को कॉम्बाइंड स्टेट से फ्री स्टेट में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसके बीच की बाउंडिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। एक सिंपल वे से यहाँ पे आप जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड आयन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय द सिंपल हीटिंग और बाय द हीटिंग विद द रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन कैसा करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस करना पड़ेगा ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड को पहले हमने क्या किया कि इस जार में डाला है और सोडियम क्लोराइड को पहले हमने फर्नेस में डाल के मेल्ट किया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। बट अगर आप कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई करते रहोगे और टेम्परेचर को काफ़ी ऊपर ले जाओगे तो सोडियम क्लोराइड भी आपके मोल्टेन स्टेट में आएगा। अब जैसे सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में आएगा तो इसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और सोडियम कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और क्लोरीन क्या होगा, क्लोराइड आयंस के फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब क्या है कि आपका जो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है इस जार में रखा है और यहाँ पे हमने दो यानी कि रॉड लिए हैं। ये मेटालिक रॉड ले सकते हैं, ग्रेफाइट की रॉड ले सकते हैं। अब इनको हमने सेल से कनेक्ट किया है, सेल की जगह पे आप बैटरी को भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो एक तरफ का जो टर्मिनल है वो बेसिकली सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा जो टर्मिनल है वो सेल के क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी कि ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एनोड कहलाएगा और ये टर्मिनल हमारा कैथोड कहलाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा इस पॉजिटिव टर्मिनल पे, क्योंकि क्लोरीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी है। वहीं पे आपका सोडियम कैटायन जो है, सोडियम जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव क्या है, टर्मिनल है। और यहाँ पे जब ये डिपॉजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, सोडियम का एटम डिपॉजिट होने लगेगा। तो एनोड पे आपको, कैथोड पे आपको प्योर सोडियम इकट्ठा हो जाएगा और कैथोड को जब आप बाहर निकालोगे तो प्योर सोडियम आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या सीखा, तो किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को आप अलग अलग मेथड से उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल में डिस्कशंस किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमें सीखना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब एक्सट्रैक्शंस कर लेते हैं तो कुछ सिचुएशंस में हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसका हर एक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है कि फ्री स्टेट में आ जाता है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में होते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स अभी भी कह सकते हैं कि कॉम्बाइंड स्टेट में होंगे।
उस सिचुएशंस में हमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल का यूज करना पड़ता है। फिर से एक बार मेटल को हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। ये एक्सट्रैक्शन के बाद का स्टेप है हमेशा ही। मेटल को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है ओर से, इसके बाद हमें मेटल को क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे वाइडली यूज्ड होने वाला रिफाइनिंग मेथड है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अभी हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का, और इम्प्योर कॉपर आपने एक्सट्रैक्शंस किया और आपको कॉपर जो मिला वो इम्प्योर कॉपर है आपके पास। अब इसको क्या करना है, आपको प्योर बनाना है। ठीक है, कॉपर तो है बट इम्प्योर है, तो इसको आप क्या करेंगे, प्योर करने के लिए हम लोग एक एनोड टर्मिनल बनाएंगे। एक टर्मिनल यानी कि इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में एक आपका एनोड टर्मिनल है, दूसरा कैथोड है। तो आ जाइए प्लीज। ठीक है, तो ये जो एनोड है आपका, ये एनोड बेसिकली क्या होता है, इम्प्योर मेटल का हम लोग लेते हैं, और कैथोड क्या लेते हैं, एक प्योर मेटल का पतली। अब मान लो कि इम्प्योर कॉपर से आपको क्या करना है, रिफाइन करना है प्योर कॉपर को। ठीक है, तो आप इस प्योर कॉपर का पतला सा रिबन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इम्प्योर कॉपर का मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कॉपर के रिफाइनिंग के बारे में ही पूछा जाता है। कॉपर को कैसे रिफाइन कर रहे हैं, तो मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाएंगे, और कैथोड किसका लेंगे, तो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है, उस मेटल का जो इम्प्योर फॉर्म है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, उसका एनोड बनाएंगे, और उसी मेटल का आपको कैथोड लेना है। बट ये क्या होगा, पतला सा एक स्ट्रिप हो। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या है कि चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, अगर आप कॉपर, इम्प्योर कॉपर को आप क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे आपको एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉल्ट लेना पड़ेगा। उस मेटल का क्या लोगे, सॉल्ट लोगे। तो चूंकि हम लोग कॉपर को, इम्प्योर कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट, लेंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेंगे। समझ में आई बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या है, तो इसमें हमें यहाँ पे हम लोग इम्प्योर कॉपर का हमने एनोड लिया है, और एक प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप ली है। ठीक है, यहाँ पे तो ये कैथोड टर्मिनल है। कैथोड टर्मिनल कैसे है, तो जो पतली वाली स्ट्रिप है उसको बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और मोटी सी जो अपने एनोड बनाई है, जो कि इम्प्योर कॉपर की है या इम्प्योर मेटल की है, उसको आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या लिया है, तो कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिया है। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट से जैसे ही आप यहाँ पे की को क्लोज करोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, तो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, और इस कारण से इस एनोड से आपका जो कॉपर है, वो कॉपर के आयंस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट करेंगे, और जितना कॉपर का आयन यहाँ से क्या होगा, डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ही कॉपर के आयंस इस कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, और जब ये डिपॉजिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके एनोड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉपर आयन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जा रहा है, और जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर आयन जा रहा है, उतना ही कॉपर आयन क्या हो रहा है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, और कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे एनोड पूरा कोरोड हो जाएगा, और नीचे में जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन होगी, जिसको कहते हैं एनोड मड कह सकते हैं, या इम्प्योरिटीज कहते हैं। और यहाँ पे जो पतला सा रिबन है वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, और इस पे पूरा का पूरा प्योर कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे, और इस तरीके से आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। समझ में आई बातें या नहीं आई। एक बार हम लोग इसके लिटरेचर के गो थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो आप
अगर लिटरेचर के गो थ्रू जाएंगे, यहाँ पे लिखा ऑन द पासिंग द इलेक्ट्रिक current through the electrolyte, the impure metal from anode dissolve into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is called anode mud. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से आप किसी भी मेटल को, इम्प्योर मेटल को रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने इम्प्योर कॉपर का लिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? हाँ पूछो। यहाँ पे जो आपका इम्प्योर कॉपर के अंदर में कौन कौन सा आयन है ये डिस्कस नहीं किया गया है। कॉपर सल्फेट का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है एग्जैक्टली वो एज इट इज ही रहेगा। अब जो जितना कॉपर आपका यहाँ आ रहा है उतना ही कॉपर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इंटैक्ट जो कॉपर के आयंस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में थे वो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो एज इट इज है, क्योंकि जितना भी कॉपर यहाँ से ये डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में उतना ही कॉपर क्या हो रहा है कि कैथोड पे जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आयन के फॉर्म में या कॉपर जो कॉम्बाइंड स्टेट में जितना है उतना ही रहने वाला है, इस पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। और ये जो मड आपका बना है ये इम्प्यूरिटीज जो थी इस कॉपर में वो इम्प्यूरिटीज यहाँ पे सेटल डाउन हो गई है। समझ में आया है या नहीं आया सारा? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कोरोजन के बारे में समझते हैं। अब कोरोजन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके भी पहले हम लोगों ने कोरोजन को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था, बट मेटल एंड नॉन मेटल में फिर से एक बार पढ़ना है। ठीक है, सो द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोडेड when they are exposed to the moist air for the long period of time. This is called corrosion. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही कोरोजन होता है, आपका सिल्वर का भी कोरोजन हो जाता है, कॉपर का भी कोरोजन हो जाता है, और दूसरे भी मेटल क्या होते हैं, कोरोड होते हैं। ठीक है, कोरोड होने से बहुत सारा मेटल का नुकसान भी होता है। ठीक है, सिल्वर बिकम ब्लैक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तीनों पॉइंट से, इसीलिए इस तीनों पॉइंट को मेंशन किया गया है यहाँ पे। कह रहा है क्या, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर as it react with the air to form the coating of silver sulfide। अब क्या है कि सिल्वर को अगर एक्सपोज करोगे एयर में तो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी अवेलेबल होता है, तो उसमें जो अवेलेबल सल्फर है उसके साथ सिल्वर क्या करता है रिएक्शंस करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इस कारण जो सिल्वर के ऑर्नामेंट होते हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? फिर आप इसको क्लीन कर देंगे फिर से साइन होने लगेगा, बट आपका ऊपर का जो लेयर है सरफेस है वो सिल्वर का क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपर, कॉपर रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होते हैं, कॉपर क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस नहीं करता है, पहले ही हमने बता रखा है मेटल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, और जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो सबसे पहला टॉपिक था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ मेटल ऐसे भी थे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, कॉपर उसमें से एक है। सो कॉपर बेसिकली अगर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्शंस करेगा, तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करता है। जनरली आप देखते हो कि कॉपर का जो भी यूटेंसिल्स होता है बरसात के दिनों पे वहाँ उस पर ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, और वो ग्रीन पैचेस जो है कॉपर कार्बोनेट के कारण आता है, क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कॉपर कार्बोनेट का ही कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो वो ग्रीन पैचेस आपको कॉपर के वेसल्स पे या यूटेंसिल्स पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? जो लास्ट है हमारा वो आयरन के कोरोजन के बारे में है। सो आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। सो आप देखा होगा कि आयरन को अगर आप खुले में रखें तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है, और इस पे ब्राउन कलर के एक भुरभुरा सब्सटेंस क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसको रस्ट कहते हैं, या आप आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आयरन का कोरोजन होता है।
तो यहाँ पे हमने कोरोजन को डिस्कस किया है। अब जो लास्ट स्लाइड है वो प्रिवेंशन के बारे में है कि हाउ कैन बी प्रिवेंट द कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो सबसे पहला है अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस। आपने देखा होगा जो हार्डवेयर का शॉप होता है वहाँ पे बहुत सारे यानी कि हार्डवेयर इक्विपमेंट को कि ऑयल या ग्रीस में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, और जब आप परचेज करने के जाओगे तो आपको क्लीन करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शॉप में वो ऑयल और ग्रीस में इसको डिप करके आयरन के पार्ट्स को नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग एक मेथड है जिससे आप कोरोजन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा है अप्लाइंग पेंट। अब मान लो कि आयरन का कोई आर्टिकल है, आपका आयरन का विंडो है या आयरन का चेयर है, अब उसको आप कोरोजन से क्या करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, पेंट लगा दोगे, और पेंट लगाने के कारण आपका आयरन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और कोरोजन होने से बच जाएगा। तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर में, और इस तरीके से आयरन का क्या हो जाता है, कोरोजन स्टॉप हो जाता है। समझ में आ रही है बातें? अब इसके बाद है बाय टिनिंग। टिनिंग का मतलब है टीन का एक लेयर चढ़ा देना, और इससे भी कोरोजन को आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एक मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम, हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर में एक लेस रिएक्टिव मेटल का क्या कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और इस कारण से आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कोरोड होने से क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, बाय एलॉइंग। एलॉइंग एक वे है जिसमें हम लोग मेटल या नॉन मेटल के साथ या मेटल को ही मेटल के साथ मिला के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और उसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं, और एलॉइंग मेथड से आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एलॉय क्या है इसके बारे में पूछा जा चुका है काफी बार बोर्ड में, सो इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, सो एलॉय के बारे में लिखा है यहाँ पे, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इस फैक्ट को याद रखना है, एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, of two or more metal or a metal and a non metal, या तो ये दो या दो से अधिक मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होगा या इसमें एक नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, सो कुछ यहाँ पे एलॉय के एग्जाम्पल है। सो आयरन मिक्सड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन को में कार्बन मिला के आप आयरन को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील या स्टील की हम लोग बर्तन यूज करते हैं या रेलिंग बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयरन को मिक्स कर देते हैं निकल के साथ एंड क्रोमियम के साथ। इससे आयरन ज़्यादा शाइनी भी दिखने लगता है, इसका कोरोजन भी जल्दी नहीं होता है। ब्रास के मेडल दिए जाते हैं, इसमें कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है। ब्रोंज का भी मेडल होता है, इसमें कॉपर और टीन मिक्स होता है। शोल्डर का बेसिकली यूज किया जाता है आपको रेडियो वगैरह की वायर को सोल्डरिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो ये लेड और टीन का होता है। और अमलगम क्या है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर किसी भी मेटल का मिक्सचर है मरकरी के साथ तो इसको अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एलॉय हैं और इस सिचुएशंस में आपका मेटल का कोरोजन होता नहीं है। तो यहाँ तक ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, और आपका पूरा का पूरा मेटल और नॉन मेटल डिस्कस हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे या जितने भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट थे सारे हम लोगों ने इस सेशंस में लिए हैं। अब क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करना है, इसके टर्म्स को मेमोराइज करना है, एक दो बार रिविजन करना है, तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम लोग सेशन से यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेंगे 1 मिनट का, और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंटेक्स क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे।